नमस्कार। साहित्य कला संस्कृति पर आधारित मंच प्रज्ञादीप पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इस यूट्यूब पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। झांसी की रानी की कविता को पढ़ने से पहले हमें सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व के विषय में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हम किसी कवि की कविताओं को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम उनके व्यक्तित्व को जानना चाहेंगे। बिना व्यक्तित्व के जाने बिना उनकी कविताओं की मूल संवेदनाओं को समझना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कवि की कृतित्व के व्यक्तित्व के बिना कृतित्व का समझना थोड़ी मुश्किल है। तो चलिए पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में बात करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 और मृत्यु 1948 में हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। इनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, पर इनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी की समाधि कविता के कारण हुई है। ये राष्ट्र चेतना के सजग कवित्री रही हैं, किंतु उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को, अपनी संवेदनाओं को कहीं कहानी के रूप में अभिव्यक्त किया तो कहीं कविता के रूप में। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा इनकी जो होती है कविताओं की, या कहे तो इनके गद्य शैली की, वो काफ़ी सरल और काव्यात्मक होती है। इनकी रचनाएं बहुत ही सादगी और हृदयग्राही होती हैं। हम देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सुभद्रा कुमारी चौहान इनका जन्म नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह थे, जो जमींदार थे। बालकाल में ही इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी चौहान की 4 बहनें और 2 भाई थे। उनके पिता रामनाथ सिंह शिक्षा प्रेमी थे और साथ ही देशभक्त भी थे, और इन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हो जाने के बाद वो वहां से जबलपुर चली गई। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला मानी जाती है। वे 2 बार जेल भी गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री के द्वारा, सुधा चौहान के द्वारा लिखी गई। जो उनकी जो प्रकाशित रचना है मिला तेज से तेज, इनके जीवन को केंद्र में लिखी गई पुस्तक है, जिनका प्रकाशन इलाहाबाद से होती है। एक रचनाकार होने के साथ साथ सुभद्रा कुमारी चौहान स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। डॉक्टर मंगला अनुज की पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साहित्यिकी व स्वतंत्रता और स्वाधीनता संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती है। साथ ही स्वाधीनता आंदोलन की कविताएं के जरिए जो नेतृत्व उन्होंने रेखांकित करती है, इनकी साहित्यिक गतिविधियों से हमें पता चलता है। 15 फरवरी 1948 को इन्होंने अपना शरीर एक कार दुर्घटना में त्याग दिया था। बिखरे मोती इनका पहला कहानी संग्रह है। इनमें भग्नावशेष, होली, पापी पेट, मंझली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाथी, अमराई, अनुरोध व ग्रामीण, कुल 15 कहानियां हैं। इन कहानियों की भाषा बहुत ही सरल और बोलचाल की भाषा है। अधिकांश कहानियां नारी विमर्श पर ही केंद्रित है। उन्मादनी शीर्षक से इनका दूसरा कहानी संग्रह 1934 में प्रकाशित हुई थी।
इनमें से उन्मादनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय परिवर्तन, नारी हृदय, पवित्र, ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग व वेश्या की लड़की, कुल मिलाकर 9 कहानियों का संकलन है। इन सब कहानियों का मुख्य स्वर पारिवारिक और सामाजिक रहा। सीधे सादे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान का तीसरा और अंतिम कथा संग्रह है। इनमें कुल 14 कहानियां हैं। रूपा, कैलाश की रानी, वियाला, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी व मंगला, 8 कहानियों की कथा वस्तु नारी प्रधान पारिवारिक सामाजिक समस्याएं से के आधार पर लिखी गई है। हिंगवाला, राही, तांगेवाला एवं गुलाब सिंह की कहानियां राष्ट्रीय विषयों पर आधारित है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुल 46 कहानियां लिखी और अपनी व्यापक कथा दृष्टि में वे एक अति लोकप्रिय कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुप्रतिष्ठित भी हुई है। भारतीय तटरक्षक सेनानी इनके सम्मान में 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रप्रेम की भावना को देखते हुए इन्हें सम्मानित करते हुए एक सुभद्रा कुमारी चौहान तटरक्षक जहाज का नामकरण किया था। भारतीय डाकघर विभाग ने 6 अगस्त 1976 में सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया था। इनकी जो कहानी संग्रह है बिखरे मोती 1932 में प्रकाशित हो चुकी थी। उन्मादनी 1934 में, सीधे सादे चित्र 1947 में। इनकी कविता संग्रह में है मुकुल, त्रिधारा, प्रसिद्ध पंक्तियां, कदम का पेड़, अगर माँ होता यमुना के तीरे, मैं भी उस पर बैठा, कन्हैया बनता धीरे धीरे, इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इनके जीवन पर आधारित, जिनके जीवन को केंद्र में लिखी गई है, आत्मकथात्मक जो इनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है, झिमनी जिसको हम कह सकते हैं, मिला तेज तेज तेज। तो ये रहा सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के छोटा सा परिचय। हम देखते हैं कि इनके जीवन परिचय की जब हम पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं तो पाते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन रहा है वो एक तरह से राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति से ओतप्रोत रहा है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में जेल में भी गई थी। जिस प्रकार उनकी कविता का स्पष्ट प्रभाव हम उनकी भावनाओं का स्पष्ट प्रभाव हम उनकी कविताओं पर भी देख सकते हैं। झांसी की रानी एक ऐसी कविता है, झांसी की रानी की समाधि पर एक ऐसी कविता है जिसे हम कह सकते हैं कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। वो नारी स्मिता को केंद्र में रखकर लिखी गई यह कविता है जिसकी नायिका झांसी की रानी है, जो अपने आप को एक चिंगार की भांति प्रज्वलित होकर संपूर्ण भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता की भावना को जागृत कर देती है। हम उसकी कविता का जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि अध्ययन के करने के दौरान हम पाते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की कविता को प्रकाश में तब लाया जब हमारे समाज के लोग स्त्री स्वतंत्रता सेनानियों को जानती तक नहीं थी। सुभद्रा कुमारी चौहान एक तरह से कहे तो झांसी की रानी की प्रसिद्धि का मूल कारण रही या झांसी की रानी सुभद्रा कुमार की अपने पहचान का, अस्मिता की कारण रही है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी पर कविता नहीं लिखी होती तो शायद वो इतनी प्रसिद्धि नहीं पाती, और ऐतिहासिक नायिका होने के नाते झांसी की रानी जिस अंधियारे में खोई हुई थी उसको प्रकाश में लाने का कार्य झांसी की रानी ने ही किया है। अब बिंदालाल वर्मा ने झांसी की रानी पर उपन्यास भी लिखे थे, पर उनके उपन्यास की जो रूपरेखा है बिंदालाल वर्मा की, उससे कहीं बेहतर कविता के माध्यम में अभिव्यक्ति हुई। केवल कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से जिस तरह से झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया, उसके आत्मोत्सर्ग का वर्णन किया, उसके बलिदान का वर्णन किया है, उसे शब्दों में नहीं हम बांध सकते। तो चलिए हम उसकी कविता की शुरुआत करते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान कहना चाहती है कि समाधि में, अर्थात झांसी की रानी की समाधि में एक राख की ढेरी है
आत्मसर्ग करने के पश्चात, प्रज्वलित होने के पश्चात उसकी शरीर के मात्र राख है, लेकिन ये राख कोई मामूली राख नहीं है। ये अपने आप को जलाकर स्वतंत्रता की एक दिव्य आरती फेरी है। ये आरती में स्वयं को जलाया है। स्वयं में जलाने के बाद जो राख है वो राख है, वो साधारण सी राख नहीं है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण राख है। इसमें आत्मोत्सर्ग की भावना का राख है। कवित्री ने दिखाने का प्रयास किया कि ये जो दिव्य आरती है, स्वतंत्रता की दिव्य आरती है, उन्होंने अपने आत्मोत्सर्ग करने के पश्चात ही इसे प्राप्त किया है। यदि झांसी की रानी इस स्वतंत्रता की क्रांति में अपने आप को नहीं जलाई होती, अपने आप को राख नहीं बनाई होती, तो शायद उसका इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। ये समाधि लघु समाधि है। झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है, लक्ष्मी मर्दानी की। देखिए, एक शब्द है यहाँ पर मर्दानी। मर्दानी हम किसे कहेंगे? जिसे हम पुरुष के समकक्ष खड़ा कर सके, जिनके अंदर पुरुषों की भांति बलिष्ठता हो, तेज हो, पुरुषार्थ हो, तो निश्चित रूप में झांसी की रानी में हम ये सारे व्यक्तित्व को देख पाते हैं। एक समाधि बहुत ही छोटी समाधि है। बहुत छोटी समाधि होने के बावजूद ये केवल आकार में छोटी है, लेकिन भावना और संवेदना में ये छोटी इसे नहीं कह सकते हैं। यह अंतिम लीला स्थली है। इसी जगह पर झांसी की रानी ने अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए देश को मुक्त कराने के लिए अपनी अंतिम सांसें ली थी। इसलिए ये अंतिम लीला स्थली है। इसलिए समाधि भले ही छोटी हो, आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन भावना और संवेदना के रूप में इसका जितना विस्तृत आकार है, हम किसी अन्य समाधि से इसकी तुलना नहीं कर सकते। ये अतुलनीय है, अनुपम है। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी गुणों की वर्णन करते हुए कहती है कि यहीं कहीं पर बिखर गई है वो भग्न विजय माला सी, उसने फूल यहां संचित है, यह स्मृति शाला सी। इस पंक्तियों में संबोधित करते हुए कहते कि झांसी की रानी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए, संघर्ष करते हुए, उन पर वार खाते हुए, वार को सहते हुए फूल की माला की भांति यहीं पर कहीं बिखर गई थी। भग्न माला, जिस प्रकार गले में पड़े हुए माला को अगर खींच कर तान दिया जाता तो उसको फूल बिखर जाते हैं, वैसे ही झांसी की रानी की जो शरीर थी, अंग्रेजों के लगातार प्रहार से उस स्थली पर बिखर चुका था, फूल की भांति बिखर चुका था। इसके यहाँ फूल सिंचित है, अर्थात उसके जो शरीर के अंग स्वतंत्रता की अग्नि में प्रज्वलित होकर जो भस्म हुई थी, वो फूल के रूप में यहाँ संचित है। ये स्मृति है, ये स्मृति शाला सी है। जब हम इस समाधि को देखते हैं तो उनकी सारी क्रियाकलाप, उनके आत्मोत्सर्ग की भावना, उनकी संघर्ष, ये सारी की सारी चीजें हमारे आंखों के सामने नाचने लगता है। यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है। यह स्मृति शाला, ये स्मृति शाला है, अर्थात यादगारों का एक कहे तो जखीरा है। इस स्थल पर पहुंचने के पश्चात झांसी की रानी की वो तमाम घटनाएं हमारे आंखों के सामने नाचने लगती है। इसलिए हम इस स्थल को हम स्मृति शाला भी कर सकते हैं। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी कीर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी वीरता का वर्णन करते हुए आगे कहती है कि सहे बार पर बार अंत तक, अर्थात अंग्रेजों से जब वो लोहा ले रही थी, संघर्ष कर रही थी, युद्ध कर रही थी, तो लगातार उसके शरीर पर तलवारों के वार हो रहे थे, शस्त्रों के वार हो रहे थे, अस्त्रों के वार हो रहे थे, लेकिन वो अंत तक लड़ती रही। जब तक उसके शरीर से प्राण पखेरु न उड़ गए, तब तक वो लड़ती रही। वो वीरों की भांति लड़ती रही। वीर कभी युद्ध भूमि छोड़कर नहीं भागता जब तक कि उसकी वीरगति की प्राप्ति नहीं होती है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने साम्राज्य के लिए अपने शरीर तक को आहुति दे दी। यदि चाहती तो वो भाग सकती थी, लेकिन भागी नहीं, बल्कि वीर की भांति, मर्दानी की भांति वो लड़ते हुए उसी रणभूमि में शहीद हो गई। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर।
जिस प्रकार अग्नि में घी की आहुति देने से चिता प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार अपने प्राण की आहुति देकर चिता पर झांसी की रानी ने एक ज्वाला की भांति चमक उठी। इस ज्वाला की जो अग्नि थी, इस ज्वाला की जो रोशनी थी, वो इतनी तेज प्रज्वलित हुई कि पूरे भारतवासियों की आंखें चौंधिया गई। पूरे भारतवासियों के हृदय में उसके आत्मशरीर की भावना तीव्र हिलोरे मारने लगी। सुभद्रा कुमारी चौहान आगे कहती है कि बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती सोने की भस्म यथा सोने से। सुभद्रा कुमारी चौहान वीरता का एक नए रूप में व्याख्यात करते हुए कहते हैं कि वीर का महत्व तब बढ़ जाता है जब वो लड़ते लड़ते अपने शरीर को वीर गति को प्राप्त कर देता है। अर्थात वीर वह नहीं जो रणभूमि को छोड़कर भाग जाए, बल्कि वीर वो है जो अंत तक लड़ते रहे, या तो जीत ले या अपने शरीर या अपने को वीर गति को प्राप्त कर ले। वीरता उसे कहते हैं। झांसी की रानी में ये गुण हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। झांसी की रानी लड़ती रही। अब आगे कहते कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। वीर का मान रण में बलि होने से, बलि अर्थात अपने आप को आत्मसर्ग कर देने से होता है। यथा वो उदाहरण देते हुए कहती है कि सोने से अत्यधिक कीमत सोने की भस्म की होती है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की शरीर की कीमत से कहीं अत्यधिक कीमत उसकी इस भस्म की है। वो भस्म साधारण भस्म नहीं है, बल्कि सोने की भस्म है। और सोने की भस्म जिसे हम रामबाण भी कहते हैं, सारे सोने की भस्म को हम लोग सामाजिक रूप में या कहें तो फिर बोलचाल की भाषा में रामबाण कहते हैं। हर औषधि का इलाज, हर रोग का इलाज रामबाण सोने की भस्म। तो सोने की भस्म कीमती होने का अर्थ यही है कि वो हर तरह की समस्याओं का समाधान करता है। रानी लक्ष्मीबाई का शरीर भी सोने की भस्म के समान ही थी। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। अर्थात सोने की जो कीमत है वो भस्म होने पर और भी बढ़ जाता है। झांसी की रानी अपने आप को जब आत्मसर्ग कर दी तो उसकी बलिदान की भावना, उसमें आत्मसर्ग की भावना की कीमत और भी भारतीय के हृदय में बढ़ गई। आगे वो कहती है कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में पाते हैं। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में पाते हैं, इनकी गाथा पर निशित में शुद्र जंतु ही गाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि झांसी की रानी की समाधि कोई साधारण समाधि नहीं है। भले ही आकार में ये छोटी हो, क्षुद्र हो, छोटी हो, लेकिन ये संवेदनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से इतनी विस्तृत है कि इसकी विशालता का वर्णन हम नहीं कर सकते। वो आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इससे भी बड़ी बड़ी भव्य समाधियां मैंने कई जगहों पर देखी है, लेकिन रात के समय में वहाँ पर इस समाधि की वीरता का या कहे तो समाधि का वर्णन करने वाले क्षुद्र जंतु ही होते हैं। छोटे छोटे जंतु, कीड़े मकोड़े होते हैं। झांसी की रानी की समाधि भले ही छोटी हो, लेकिन यहाँ कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि वीरों का मेला लगता है। यहाँ वीर, राष्ट्र प्रेम, देशभक्त लोग यहाँ आते हैं उनकी समाधि को दर्शन करने के लिए। समाधि के दर्शन मात्र करने से हमारे मन में देश प्रेम की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना का उदय हो जाता है। रानी सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी समाधि की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि समाधियां तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उन समाधियों का महत्व हम रात में देख पाते हैं कि वहाँ पर निशित में वो क्षुद्र जंतु वही वहाँ पर बैठकर गाते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि वो छोटी होने के बावजूद भी बहुत ही महान है। यहाँ पर क्षुद्र जंतु नहीं बल्कि राष्ट्रभक्त, देशभक्त इनसे यहाँ पर मिलने आते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में उसकी अमीट कहानी है, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। कवियों की अमर गिरा में ये अमीट कहानी है। कभी भी इसकी कहानी को अमीट नहीं कर सकता।
इनकी कहानी कवि लोग अपनी गिरा से श्रद्धा और स्नेह से गाते हैं। वीरों की वाणी है ये, देशभक्तों की वाणी है। बुंदेलों के हर बोलो के हमने मुख से सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो आगे लोक गाथाओं में कहती कि लोक गाथाओं में तो मैंने कई बार झांसी की रानी की कथाओं को मैंने सुना था, बुंदेलखंड के लोगों से, हर बोलो से मैंने इसकी कहानी को सुना था लोक कथात्मक रूप में। लेकिन इसकी महत्ता तब बढ़ जाती है जब हम इनके समाधि स्थल पर इनसे मिलने के लिए यहाँ आते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की यह वाणी। बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी। वो कहती हैं बुंदेलों के मुख से अक्सर सुना जाता था, लोक कथाओं में सुना जाता था कि झांसी की रानी जो थी खूब लड़ी मर्दानी थी। वो मर्दों की भांति, वीर के भांति योद्धाओं से, अंग्रेजों से, अपने दुश्मनों से लोहा लेती। ये हर बुंदेल के हर घर घर में हर बच्चे लोग इनकी गाथा को गाते। ये समाधि चीर समाधि झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली लक्ष्मी मर्दानी की। और अंत में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि यह समाधि है चीर समाधि। ये समाधि अब यहाँ से कहीं हटने वाली नहीं है, चीर है, एकदम शांत है, क्योंकि यही वो अंतिम लीला स्थली है। अब झांसी की रानी केवल अपनी समाधि से भारतीयों को देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम और आत्मस्वर्ग की भावना का केवल संदेश दे सकती है। यह उनकी अंतिम क्रीड़ा स्थल है जहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने आप को आत्मोत्सर्ग किया था। लक्ष्मी मर्दानी, यानी झांसी की बाई लक्ष्मी मर्दानी, जिसको कहानियों में हमेशा मनु के रूप में भी जानते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता के माध्यम से झांसी की रानी की समाधि, केवल समाधि से जो आत्मोत्सर्ग की भावना, जो देश प्रेम की भावना, जो राष्ट्र प्रेम की भावना उभर कर सामने आती है, उसे ही अपने कर से इसे लिपिबद्ध करने का प्रयास करती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी इस कविता के माध्यम से झांसी की रानी को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से निकालकर सामाजिक पृष्ठभूमि और साहित्यिक पृष्ठभूमि से जोड़ने का प्रयास करती है। और अंत में मैं अब यही कहना चाहूँगा कि प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, आत्मोत्सर्ग की भावना से ओतप्रोत है और इस कविता के माध्यम से भारतीयों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।